जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लेके आए हैं स्टैटिक जीके यानी कि टॉप 20 जीके, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये 20 जो हर बार 15-20 सालों से किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। संभवतः आपके आगामी एग्जाम में इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन सारे के 20 क्वेश्चनों को दोस्तों आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, एकदम रामबाण क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? चलिए जान लेते हैं। तो भारत में दोस्तों पहली बार जनगणना कब हुई थी, इसी एक क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको तीन तीन क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, पहले तो आप इसका आंसर जानेंगे। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, अगर आपसे सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा 1872 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी। ठीक है। अगर यहीं आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भारत में पहली बार समकालीन या नियमित जनगणना कब हुई थी? अगर क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछता है, हो सकता है क्वेश्चन को टफ करने के लिए एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि नियमित और समकालीन जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1881। हमसे यहाँ पे इसने सिंपल पूछा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो सीधा आंसर आपको लगाना है 1872। यहीं आपसे पूछ लेगा कि भारत में पहली बार समकालीन या नियमित जनगणना कब हुई, तो ये हुई दोस्तों 1881 में। तीसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना कब हुई, यानी भारत आजाद होने के बाद पहली जनगणना कब हुई, तो याद रखेंगे 1951। स्वतंत्र भारत का, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जनगणना कब हुई, उसके बाद तो 1951 में हुई पहली बार। ठीक, 3 क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चौथा आपसे क्या पूछ सकता है दोस्तों कि जब पहली बार जनगणना हुई थी भारत में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो याद रखेंगे लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब भारत में पहली बार जनगणना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मियोन के अधीन में ये जनगणना कराई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आखिर जनगणना होती किस लिए है, ये भी थोड़ा सा हिंट आप लोग जानेंगे। तो जनगणना किस लिए कराई जाती है दोस्तों सरकार द्वारा? तो जनगणना इसलिए कराई जाती है ताकि जनसंख्या का आकलन हो सके और संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि क्या सुविधाएं की जा सकती है लोगों के लिए, जनता के लिए संसाधनों में, और सामाजिक परिवर्तन और समाज में सुधार के लिए ये जनगणना की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? चलिए जल्दी से इसका आंसर जानेंगे सभी लोग। जिन भी बच्चों को आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, इसमें आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी हुगली नदी। किस नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत का 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है कोलकाता, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में जीवन होता है, ये आप और हम सभी लोग जानते हैं, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था दोस्तों? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? जगदीश चंद्र बसु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया कि पौधों में जीवन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। बात की जाए वर्ष की तो 1901 में। ठीक है, याद रखेंगे 1901 में जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया कि पौधों में जीवन होता है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे 8 अगस्त 1942। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन चला गया था। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहा था? तो गांधी जी कर रहे थे। कौन कर रहा था? गांधी जी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है
किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि पेश की थी? किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि पेश की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली। कौन? लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि पेश की थी दोस्तों। ठीक है, कब पेश की थी? 1798 में निजाम ने इसको स्वीकार किया था, 1798 में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमंडलीय दाब जो है वो किस यंत्र से मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, वायुमंडलीय जो दाब होता है दोस्तों वो बैरोमीटर से मापा जाता है। अच्छे से नोट डाउन करेंगे इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। मैं हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। आप लोग पढ़ रहे होंगे मुझसे तो आप लोगों को पता होगा, हर बार मैं बहुत ही सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। सक्सेस और सिलेक्शन बिल्कुल आपके नज़दीक है दोस्तों, ऐसी मेहनत करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो याद रखेंगे, बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। चलिए, ये तो हमारा था वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। बाकी हम जान लेते हैं, बाकी जो ये अन्य यंत्र हैं इनसे क्या क्या मापा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लेंगे। ठीक है, चलिए स्पीडोमीटर के बारे में पहले जानेंगे दोस्तों। तो स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, स्पीडोमीटर से वाहन की स्पीड, किसकी? वाहन की स्पीड जो है दोस्तों वो बैरोमीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर से, ये तो सभी बच्चों को पता होगा, क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से मनुष्य का ताप। ठीक है, यानी कि जिससे हमारा बुखार नापा जाता है, हम लोगों को फीवर नापा जाता है, वो थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे कि जिन भी बच्चों को पता होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देंगे कि बुखार जो होता है दोस्तों, नॉर्मल तापमान मनुष्य का कितना होता है? यानी कि नॉर्मल तापमान कितना होता है कि जिससे पता चल जाए कि हाँ, इंसान को बुखार नहीं है, वो नॉर्मल है। और अगर इससे ज़्यादा तापमान होता है तो उसको बुखार होने की संभावना है। ठीक है, या बुखार है। तो जल्दी से बच्चे आंसर देंगे, जल्दी से, किसी बच्चों को अगर पता होगा। उससे पहले मैं अगला बताता हूं। तो लेक्टोमीटर दोस्तों, लेक्टोमीटर के बारे में भी जान लेते हैं। लेक्टोमीटर का संबंध, यानी कि लेक्टोमीटर किस किस या लेक्टोमीटर किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? तो लेक्टोमीटर दोस्तों दूध की शुद्धता, किसकी? दूध की शुद्धता, कि दूध में कितना पानी है, कितना दूध है, उसकी शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं अपने थर्मामीटर की ओर। तो थर्मामीटर का जो मैंने बताया नॉर्मल तापमान कितना होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये होता है नॉर्मल तापमान इंसान का, और इसे अगर सेल्सियस के हिसाब से बोलो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखेंगे। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो नॉर्मल तापमान होता है इंसान का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था संसद द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप जो कहां पर है? अंडमान सागर में है। कहां पे है? अंडमान सागर में। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में जैतून की पत्तियों का संकेत करती है, किस चीज का करती है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके झंडे पे, यानी कि यूएनओ के झंडे पे दोस्तों, किस चीज, जो जैतून की पत्तियां हैं, झंडे किनारे किनारे जो जैतून की पत्तियां हैं वो किस चीज का प्रतीक है? तो याद रखेंगे, जो जैतून की पत्तियां हैं वो शांति का प्रतीक है दोस्तों। किसका? शांति का प्रतीक है। कुछ इस तरह से उसका झंडा होता है, कुछ इस तरह की तरीके से होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखें, कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ किनारे किनारे, ये किनारे किनारे ये कुछ ऐसे पत्तियां होती हैं। ठीक है,
कुछ ऐसी पत्तियां होती है। तो ये जो पत्तियां हैं दोस्तों, ये जो पत्तियां हैं, ये जैतून की पत्तियां हैं, तो ये किस चीज का प्रतीक है? ये शांति का प्रतीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसका क्या नाम है दोस्तों? तो याद रखेंगे, उसका नाम है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान इसका नाम है दोस्तों। और ये कहां पर है दोस्तों? तो ये है बड़ोदरा में। कहां पर है? गुजरात के बड़ोदरा में है दोस्तों। कहां पर है? गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। याद रखेंगे कहां पर है? गुजरात के बड़ोदरा में है। अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये राजस्थान में है। और राजस्थान में कहां पर है? राजस्थान के भरतपुर। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, सभी बच्चे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है? दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, ये है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। बात की जाए उत्तर प्रदेश में कहां पर, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद का नाम है। लखीमपुर खीरी जनपद है। ठीक है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जहां पर दुधवा नेशनल पार्क है। और लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो ये लखीमपुर खीरी ही है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, 8 राज्यों से। ऑप्शन सी 8 राज्यों से। ठीक है दोस्तों, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। बात की जाए वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसको भी जल्दी जल्दी सब लोग जानेंगे। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं जल्दी से जानेंगे दोस्तों। कौन से हैं? एक हो गया आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात। फिर हो गया राजस्थान। फिर हो गया मध्य प्रदेश। फिर आता है आपका छत्तीसगढ़। फिर झारखंड। पश्चिम बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आता है त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, फिर आता है मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा इनको स्पर्श करती है। ठीक है, तो 8 राज्य भारत के ये हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, कहां पर है? ये उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा के पुरी जिले में। कहां पर? उड़ीसा के पुरी जिले में है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस मंदिर का निर्माण या इस मंदिर का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों लगभग 13वीं सदी में 1250 ईस्वी में 1200 कुछ इतिहासकारों का कहना है, यानी इतिहास के अनुसार 1250 ईस्वी में मंदिर का जो है ये निर्माण हुआ। और ये इसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? मंदिर का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है पूर्व के गंगवंश के राजा थे। पूर्व के गंगवंश राजवंश के राजा थे, प्रथम नरसिंह देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, पूर्व के गंगवंश राजा थे, नरसिंह देव द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आज
23 अप्रैल है दोस्तों। तो आज ही के दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरह के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रटेंगे। तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो आज की दिन तारीख है 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। और एक चीज और नोट डाउन करेंगे, ये पहले उस टाइम ये पहले इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के को छोड़कर अन्य दल से थे। ठीक है, अन्य दल से थे, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी दोस्तों? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऑप्शन बी बोध गया में। बोध गया में एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। चलो ये तो था हमारा ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में हुआ। बाकी जो 3 ऑप्शन है दोस्तों, ये भी महात्मा बुद्ध से संबंधित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। जब ज्ञान की प्राप्ति उनकी हुई तो उसके बाद उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, यानी कि प्रथम उपदेश दिया, वो किस जगह पर दिया था दोस्तों? तो वो दिया था दोस्तों सारनाथ में। कहां पर दिया अपना प्रथम उपदेश? प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया वो कहां पर दिया? सारनाथ में दिया, ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, याद रखेंगे। बात की जाए उनके जन्म की, तो उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। ठीक है, याद रखेंगे। बात की जाए उनके मृत्यु की, तो उनकी मृत्यु दोस्तों 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। उस समय कुशीनगर को कुशीनारा नाम से जाना जाता था, पर प्रेजेंट टाइम में कुशीनगर उत्तर प्रदेश का जनपद है। ठीक है, तो उनकी मृत्यु कहां पर हुई? कुशीनगर में हुई 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, याद रखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको राजा राम मोहन की सहायता से, यानी राजा राम मोहन की सहायता के द्वारा जो है सती प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। वर्ष आपसे पूछ ले तो वर्ष होगा दोस्तों 1829 में। ठीक है, 1829 में राजा राम मोहन की सहायता के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। असम में है। कहां पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। आखिरी एक बार क्वेश्चन दोबारा आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है या प्रख्यात है? तो किस चीज के लिए है? तो एक सींग वाले गेंडा। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो देहरादून में है। कहां पर है दोस्तों? देहरादून में। एक पॉइंट और नोट करेंगे, शिमला के बारे में भी जान लीजिए। तो शिमला में क्या है दोस्तों? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय आलू, ठीक है, आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो वो शिमला में है। पर आपसे क्वेश्चन पूछा है वन अनुसंधान, तो हमारा कहाँ है? देहरादून। ठीक, याद रखेंगे, दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे हो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।